Hello everyone, myself रजनीश कुमार. I welcome you once again to the YouTube channel. बच्चों पिछले वीडियो में हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको डिस्कस किया था कंप्लीटली. आई होप आपने अच्छे से उसको समझा होगा. तो आज के इस वीडियो सेशन में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए चलते हैं टॉपिक की ओर. सभी लोग ध्यान से पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, सभी कॉन्सेप्ट्स ढंग से समझिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी के जीवन के लिए. ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. क्लियर? तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ह्यूमन बीइंग्स का, उसके मेन जो पार्ट्स हैं कौन कौन से हैं. तो जिस प्रकार से ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस हमारे जो प्राइमरी ऑर्गन्स थे, इसी प्रकार से फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, ओवरीज होते हैं. पेयर्ड ग्लैंड्स है ये. ठीक है, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे ओवरीज के साथ ऐसा इशू नहीं है. दे आर प्रेजेंट विद इन द एब्डोमिनल कैविटी. और ये कहाँ होती है? ये डोर्सल साइड में किडनी के पास होती है. समझ में आ गया? डोर्सल साइड में होती है किडनी के पास. So what are ovaries? They are paired glands present in abdominal cavity near the kidneys on the dorsal side. किडनी भी dorsal side में है, तो ये भी dorsal मतलब पीठ के हिस्से की तरफ होती है. ठीक है कि नहीं? क्या इंटरनली और अंदर से जैसे वहां पे हमारे जर्म सेल्स होते थे टेस्टिस में, इसी प्रकार से ओवरीज में भी क्या होता है, इपिथेलियल जर्म सेल्स की पूरी लाइनिंग है. लाइनिंग होता है कवरिंग. ठीक है, तो इंटरनली दे हैव अ लाइनिंग ऑफ इपिथेलियल जर्म सेल्स. मैंने बताया था कि बॉडी में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, सोमेटिक सेल्स जो कि नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं, और जर्म सेल्स जो कि रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं. ये मियोसिस अंडरगो करते हैं और ये हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं. ठीक है, मेल गैमेट को स्पर्म कहते हैं, फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम. लेकिन ओवम एकदम से नहीं बन जाते, तो पूरा एक साइक्लिक प्रक्रिया है. क्या प्रक्रिया है देखते हैं. तो इंटरनली दे हैव ए लाइनिंग. लाइनिंग होता है कवरिंग ऑफ इपिथेलियल जर्म सेल्स व्हिच प्रोड्यूस गैमेट्स. और ये जर्म सेल्स मियोसिस के द्वारा क्या बनाते हैं, गैमेट. और ये जो मियोसिस का तरीका है गैमेट फॉर्मेशन का फीमेल बॉडी में, ओवरी में, इसको oogenesis बोलते हैं. oogenesis. ठीक है, तो जेनेसिस इज गिविंग बर्थ. ओ इज शॉर्ट फॉर्म फॉर ओवम, एग सेल. ठीक है ना. सो व्हिच प्रोड्यूस गैमेट्स बाय द प्रोसेस ऑफ oogenesis. और ये है मियोसिस. बताया था मैंने मियोसिस एक ऐसा डिवीजन जहां पे एक सेल 4 डॉटर सेल्स को जन्म देता है, और प्रत्येक डॉटर सेल में पेरेंट सेल के मुकाबले क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है. तो पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम से इसमें 23 हो जाएंगे. 23 में से 22 ऑटोसोम है और एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा, जो कि फीमेल में सिर्फ एक्स ही होगा. मेल में एक्स या वाई दो हो सकते थे, जो कि फीमेल बॉडी में एक ही होगा. तो मेल्स में जो स्पर्म्स होते थे वो दो प्रकार के हैं. 22 ऑटोसोम प्लस या तो एक्स क्रोमोसोम होगा, 22 ऑटोसोम या फिर वाई क्रोमोसोम होगा. तो मेल्स में दो अलग अलग प्रकार के स्पर्म्स बनते हैं जेनेटिकली, इसलिए मेल्स हेटेरोगैमेटिक है. दे फॉर्म टू काइंड्स ऑफ गैमेट्स. स्पर्म्स जेनेटिक कंटेंट देखे तो. लेकिन फीमेल बॉडी में हमेशा जितने भी ओवम बनेंगे ना, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, एक ही जैसे बनेंगे. तो फीमेल को होमोगैमेटिक कहा जाता है. दे ऑलवेज फॉर्म गैमेट्स हैविंग सेक्स क्रोमोसोम एक्स. ठीक है, जबकि मेल में एक्स 50% एक्स वाले होंगे, 50% वाई क्रोमोसोम वाले होंगे. क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं. इनिशियली द हैप्लॉइड सेल्स. तो मियोसिस के बाद में शुरू में जो सेल्स बनते हैं वो बहुत ही छोटे साइज के होते हैं, इमैच्योर होते हैं. ठीक है, और इनको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स. क्या कहते हैं? ग्राफियन फॉलिकल. तो भरे पड़े हैं ये ओवरी के अंदर. ठीक है, लंबे समय तक ये पड़े रहते हैं. और फिर क्या होता है, एवरी ओवरी सेलेक्ट्स एंड नरिशेस अ सिंगल फॉलिकल. एक ओवरी एक फॉलिकल को सेलेक्ट करती है, और जो ओवरी के अंदर इन फॉलिकल्स के अलावा आसपास में जो भी टिश्यू, नरिशिंग टिश्यू होता है, ठीक है, वो टिश्यू क्या करते हैं, सेलेक्टिवली एक ही फॉलिकल को सेलेक्ट करते हैं, इसको नरिशमेंट प्रदान करते हैं, पोषण करते हैं, और धीरे धीरे ये साइज में ग्रो हो जाता है, मैच्योर हो जाता है. अब ये बन जाता है फंक्शनल गैमेट. मतलब यही वो गैमेट है जिसमें काफी फूड जमा हो गया है, एंड नाउ इट इज केपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन. इस फंक्शनल गैमेट को कहते हैं ओवम. उससे पहले इमेच्योर अवस्था में ये ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाते हैं. समझ में आ गया बच्चों? तो जो मियोसिस का तरीका है जिसके द्वारा गैमेट बनते हैं, that is oogenesis. It results in the formation of a large number of small haploid cells. Haploid मतलब जिसमें क्रोमोसोम का सेट जो होगा हाफ होगा, 23 क्रोमोसोम से होंगे खाली. ठीक है, इमेच्योर है, ग्राफियन फॉलिकल्स कहलाते हैं. ठीक है, और एक ओवरी एक समय में एक ही फॉलिकल को क्या मैच्योर करने के लिए सेलेक्ट करती है, उसको क्या है, नरिशमेंट देती है सेलेक्टिवली, एंड इट मैच्योर्स एंड बिकम्स द फंक्शनल गैमेट व्हिच इज कॉल्ड ओवम. ठीक है, ओवम अपॉन मैच्योरिटी इज रिलीज्ड. और जैसे ओवम मैच्योर होगा तो क्या होगा, ओवरी उसको रिलीज कर देती है, और ओवरी के द्वारा मैच्योर ओवम का रिलीज किया जाना ये कहलाता है ओव्यूलेशन. क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ द मैच्योर ओवम. और ये घटना जो होती है ओवम का मैच्योर होने के बाद में रिलीज होना, ये हर 28 दिन में फीमेल बॉडी में एक बार होता है. और दोनों ओवरी एक साथ ओवम नॉर्मली रिलीज नहीं करती है, दोनों में से अल्टरनेटली होता है. अगर एक ओवरी ने पहले ओवम तैयार कर लिया, उसने रिलीज कर दिया, तो नेक्स्ट मंथ में
28 दिन के बाद में दूसरी ओवरी का नंबर आ जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे बारी-बारी अल्टरनेट फैशन में दोनों ओवरीज ओवम रिलीज करती हैं। तो हर ओवरी के द्वारा या किसी भी ओवरी के द्वारा हर 28 दिन के उपरांत एक मैच्योर ओवम को रिलीज किया जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्लियर है? द ओवरी ऑल्सो हैज एंडोक्राइन सेल्स। अच्छा, जैसे हमारे टेस्टिस में एंडोक्राइन सेल्स होते थे, नाम था उनका लेडिक सेल्स, जो कि दो सेक्स हार्मोन्स बनाते थे, एंड्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। उसी प्रकार से फीमेल में ओवरीज में भी स्पेशल एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि सेक्स हार्मोन्स बनाते हैं। ठीक है कि नहीं? दैट प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। ठीक, तो यहां पे हमारा हार्मोन्स आना चाहिए। ओके, सो ये जो है फीमेल बॉडी में क्या बनाते हैं? सेक्स हार्मोन्स बनाती हैं ये एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, और ये सेक्स हार्मोन्स जो है वो क्या है नाम इनका? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे ओ साइलेंट है, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। क्लियर है? तो ये दो हमारे फीमेल सेक्स हार्मोन्स है। वहां मेल वाले थे टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन एंड द फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। तो ये भी फीमेल बॉडी में बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करते हैं, जो कि हम देखेंगे आगे क्या होता है, बताऊंगा बाद में मैं। ठीक है, नाउ ओवरीज जो होती हैं ये भी थ्रू आउट द लाइफ फंक्शनल नहीं होती है। समझ में आ गया? ये भी एक पर्टिकुलर एज जिसको कि पबर्टी कहा जाता है, उस समय ही क्या होता है, ये फंक्शनल होते हैं। तो पबर्टी को बोलते हैं यौवनावस्था। जब यौवनावस्था होती है तो ये नॉर्मली फीमेल बॉडी में 12 से 13 इयर्स की एज पे स्टार्ट होता है। तो पबर्टी अटेन करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है? जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक हार्मोन रिलीज करती है, एफएसएच। इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जो है एक बार ओवरी ने पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया तो ये हार्मोन ब्लड के अंदर मिक्सअप होकर के ये पहुंचता है ओवरी के पास, और उसके बाद ओवरी को सिग्नल मिलता है, बहुत सारे इवेंट्स ट्रिगर होते हैं एंड द ओवरी स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग इट्स वेरी ओन हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और इसके बाद फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, ओवरी का फंक्शनिंग स्टार्ट होती है एंड द एपिथेलियल जर्म सेल्स दे स्टार्ट अंडरगोइंग मियोसिस एंड प्रोड्यूस ओवम। समझ में आ गया कि नहीं? तो ओवम फॉर्मेशन जिस एज में स्टार्ट होता है वो एज पबर्टी है। तो मेल से 1-2 साल पीछे है, मेल्स में 13-14 इयर्स होगी और इसमें 12 to 13 इयर्स है। ठीक है कि नहीं? क्या, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, ऐसे कंट्रीज जहां पे जो कि इक्वेटर के नजदीक है, जहां बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह हो गए फॉर एग्जांपल, जो इक्वेटर के नजदीक है, जहां पे टेम्परेचर नॉर्मली हायर साइड में रहता है, वहां पे पॉवर्टी की एज कैन बी एज लो एज 9 इयर्स इन गर्ल्स, 9 to 10 इयर्स भी हो सकती है। और कुछ कोल्ड कंट्रीज, साइबेरिया, रशिया, जहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है, तो ऐसे कंट्रीज में जो पॉवर्टी है, कनाडा हो गया जो कि क्या इक्वेटर से काफी दूर है, ध्रुवों के नजदीक है, पोल्स के नजदीक है, तो वहां पे ये जो पॉवर्टी वाली एज है ये नॉर्मली 15 से 16 इयर्स भी हो सकती है। तो ये रेंज है पूरी पूरी। ठीक है, तो मिनिमम 9 इयर्स के आसपास और मैक्सिमम 16 इयर्स, तो इसके बीच की एवरेज एज जो है वो है नियरली 11 या 12-13 इयर्स के आसपास। ठीक है, तो ओवरी को फंक्शनल बनाने के लिए जो पिट्यूटरी हार्मोन है वो एफएसएच, मेल्स में टीएसएच होता था, टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यहाँ होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? चलिए, तो ये तो था ओवरी के बारे में। तो ये हमारे इसेंशियल ऑर्गन है फीमेल बॉडी में। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारा अगला ऑस्टियम। ये क्या चीज है? तो जो ओवरी है, जो कि मैंने बताया कि एब्डोमिनल कैविटी में होती है, ओवरी के जस्ट ऊपर एक फनल के जैसा स्ट्रक्चर, में कुछ फिंगर लाइक फोल्ड होते हैं, फनल के जैसा स्ट्रक्चर है, ये लगभग हाफ से ज्यादा ओवरी को कवर करके रखता है। ठीक है कि नहीं? और जैसे ही ओवम रिलीज होता है वो इस फनल शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर में एंटर कर जाता है, इसको कैच कर लेता है। ठीक है, और ये जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ये कहलाता है ऑस्टियम। तो दो ओवरीज हैं, तो एक ओवरी के ऊपर भी ऑस्टियम है, दूसरी ओवरी के ऊपर भी क्या है? ऑस्टियम है। सो द फनल शेप्ड स्ट्रक्चर दैट सराउंड्स मोस्ट ऑफ द ओवरी। ओव्यूलेशन ओके, तो यहां आएगा आफ्टर। ठीक है, आफ्टर ओव्यूलेशन द ओस्टियम कैचेस द ओवम। तो ओव्यूलेशन के उपरांत जो भी ओवम बाहर आ जाएगा उसको कौन कैच कर लेगा? उसको ओवरी कैच कर लेती है। समझ में आ गया? उसको ऑस्टियम कैच कर लेता है। क्लियर है कि नहीं? क्या, चलिए, तो ये तो था हमारा ऑस्टियम। ठीक है, इसका डायग्राम देख लेंगे बाद में। अगला आता है ओविडक्ट। तो प्रत्येक ऑस्टियम जो है फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इट लीड्स इनटू अ ट्यूब। ये छोटी सी ट्यूब है और ये ट्यूब सीलिएटेड ट्यूब है। सीलिएटेड का मतलब होता है इसके अंदर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ओवम जो होता है ना बहुत बड़ा गैमेट है, ये ऑलमोस्ट ट्यूब का जो डायमीटर है उस डायमीटर के बराबर ही ओवम होता है, तो इजीली मूव नहीं करता। उसके अंदर कोई, जैसे कि स्पर्म में टेल होती थी ना मेल गैमेट में, इसमें कोई टेल या कुछ ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, तो इसको मूव करने में दिक्कत आती है, हैवी है। तो इसके लिए क्या होता है, जो ये नली है ओस्टियम के बाद में जो ओविडक्ट होती है, इसके अंदर से क्या है,
कुछ सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये बार बार क्या है हिल डुल के क्या करते हैं, इस ओवम को आगे पुश करते हैं इस ट्यूब के थ्रू, ठीक है। सो व्हाट इज ओविडक्ट, इसी को हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्या है तो ये द ऑस्टियम लीड्स इनटू अ शॉर्ट सिलिएटेड ट्यूब, तो ज्यादा लंबी नहीं है, 10 12 15 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होती है। तो ये जो ऑस्टियम है ये एक छोटी सी सिलिएटेड ट्यूब में लीड करता है, दोनों तरफ के जो ऑस्टिया है वो सिलिएटेड ट्यूब में लीड करते हैं, और ये सिलिएटेड डक्ट या ट्यूब कहलाती है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये फैलोपियन ट्यूब का काम क्या है, ये ओवरी से ओवम कैच करने के बाद ऑस्टियम के बाद में ये ओवम को कैरी करके यूटेरस तक ले जाती है। यूटेरस अगला स्ट्रक्चर है, देखेंगे उसके बारे में, ठीक है कि नहीं क्या। और यही वो पार्ट है ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, घटना होती है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है कि नहीं क्या। तो यहाँ पर ओवम और स्पर्म का यूनियन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के उपरांत जाइगोट बनता है, वो बाद में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इन दिस पार्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म टेक्स प्लेस, मेल और फीमेल गैमेट का यूनियन इस स्थान पे होता है, ठीक है। और सीलिया का रोल मैंने बता दिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स वो ओवम को आगे पुश करने में मदद करते हैं। 4-5 दिन का समय लगता है ओवम इससे गुजर करके फाइनली फिर यूटेरस में पहुंच जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्या, यूटेरस। अब ये यूटेरस जो है इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे यूरेटर के साथ, यूरेथ्रा के साथ में, ध्यान देना। अगर यू के आगे स्पेलिंग में आर आता है पहले तो यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम का हिस्सा, यूरेटर, यूरेथ्रा। और जो अगर यू के आगे टी आ गया सो दैट मींस इट इज द पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल बॉडी में यूटेरस होता है। तो कई बच्चे ये स्पेलिंग्स के साथ बहुत कंफ्यूजन कर देते हैं, ठीक है कि नहीं, क्या तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। यूटेरस, इसी को इंग्लिश में वॉम्ब भी कहते हैं, कॉमन टर्म है इसके लिए। यूटेरस एक ट्रायंगुलर मस्कुलर चेंबर है, जो दोनों तरफ के जो ओविडक्ट होते हैं वो लीड करके इस ट्रायंगुलर मस्कुलर चेंबर में एंटर करते हैं। तो क्या है देखो, द ओविडक्ट फ्रॉम आइदर साइड्स, दोनों तरफ के जो ओविडक्ट होते हैं ना, दे ओपन इनटू अ थिक वॉल्ड ट्रायंगुलर मस्कुलर चेंबर, ठीक है। वॉल इसकी काफी मोटी है, ठीक, मसल्स होती है उसके अंदर, फुल मस्कुलर चेंबर है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूटेरस, इसी को वॉम्ब कहते हैं, ठीक है। इट्स एंटीरियर वॉल, एंटीरियर होता है ऊपर का जो वॉल है ना, उस पे एक बहुत ही स्पेशल टिश्यू होता है जिसके अंदर खूब सारे फिंगर लाइक बहुत बारीक बारीक फोल्ड्स होते हैं। ये वैसे ही फोल्ड है माइक्रोविली जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होते थे, याद आया। सो इट्स एंटीरियर वॉल हैज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू जिसमें कि खूब सारे माइक्रोविली फोल्ड्स होते हैं, फिंगर लाइक फोल्ड्स, और इस टिश्यू को बोलते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं इसको, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। तो ये यूटेरस के एंटीरियर टॉप मोस्ट वॉल के ऊपर होता है दिस एंटीरियर वॉल। और ये एंटीरियर वॉल जो होती है इसके अंदर खूब सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो कि हर महीने तैयार होकर बनती है, खूब सारा पोषण नरिशमेंट वहां पे डेवलप हो जाता है, नरिशमेंट आके स्टोर होता है, ठीक है कि नहीं, भोजन आके स्टोर होता है, ब्लड कैपिलरीज नई नई बन जाती है। ये इसलिए बनती है एंटीसिपेशन के कारण कि अगर सपोज फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो को डेवलपमेंट कर लिए पोषण देना पड़ेगा। तो पोषण देने के लिए ये ऊपर की जो टॉप एंटीरियर वॉल है अपने आप को हर महीने तैयार करती है, नई नई ब्लड कैपिलरीज फॉर्म होती है, ठीक है, और वो थिक हो जाती है ब्लड कैपिलरीज के फॉर्मेशन के कारण, बहुत सारा फूड जमा कर लेते हैं, फूड लैडन वॉल, ठीक है। सो the anterior wall has many blood capillaries that open into the villi of placenta। तो ये प्लेसेंटा मैंने बताया फिंगर लाइक फोल्ड से ही है, और इसके अंदर खूब सारा बंच है ब्लड कैपिलरीज का, तो यहीं पे आगे पोषण मिलने वाला है यदि एम्ब्रियो डेवलप होगा तो, ठीक है। द अटैचमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस ऑन प्लेसेंटा। और एम्ब्रियो क्या चीज है, ये बॉल ऑफ सेल्स होती है जो जाइगोट के डिवीजन के बाद में बनेगा। तो दिस बॉल ऑफ सेल्स फॉर फर्दर डेवलपमेंट अटैचेस ऑन द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर ये चिपकती है, वहीं पे आगे फर्दर नरिशमेंट होता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है किसका, यूटेरस का, क्लियर है। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो अंटिल बर्थ टेक्स प्लेस इन द यूटेरस, और एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है जन्म से पहले, बर्थ से पहले, ये पूरा का पूरा यूटेरस में या फिर वॉम्ब में होता है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। अब ये जो यूटेरस है ना, इसकी जो ओपनिंग है ये एक और चेंबर में जाके खुलता है, यूट्रस के बाद अगला एक और चेंबर आएगा, उससे पहले एक नैरो नेक लाइक रीजन आता है, पतला सा संकरा सा पैसेज है, नेक लाइक रीजन है जिसको सर्विक्स कहा जाता है, ठीक है। ये सर्विक्स की जो ओपनिंग है ये जेनाइटल अपर्चर है, समझ में आएगा। सर्विक्स को हम जेनाइटल अपर्चर भी कहते हैं। तो ये वो स्थान है जहां से गैमेट्स पास आउट होंगे। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो दिस ओवम विल बी ब्रोकन डाउन, बताऊंगा क्यों ब्रेक डाउन होगा, कैसे होगा, एंड दिस ब्रोकन डाउन ओवम इट विल बी पास्ड आउट ऑफ दिस सर्वाइकल अपर्चर, ठीक है। तो ये जो सर्विक्स है इसी को जेनाइटल अपर्चर कहा जाता है। मैंने बताया था मेल्स में यूरिनोजेनाइटल अपर्चर कॉमन है, जबकि फीमेल में जेनाइटल अपर्चर तो सर्विक्स है, और यूरिनरी अपर्चर अलग होता है जो कि अगले चेंबर में खुलेगा, वेजाइना में बताऊंगा मैं, ठीक है। सो सर्विक्स क्या है, नैरो नेक लाइक स्ट्रक्चर आफ्टर यूट्रस, यूट्रस के अगला हिस्सा है पतला सा नेक लाइक स्ट्रक्चर है,
इट लीड्स इनटू अनदर चेंबर कॉल्ड वेजाइना, और ये किसमें खुलता है? एक और चेंबर है जिसको क्या कहते हैं? वेजाइना बोलते हैं। अगला क्या है हमारा सिक्स पार्ट? वेजाइना। इन दिस चेंबर, इसमें तरह तरह की ग्लैंड्स ओपन करती हैं, यूरिनरी अपर्चर भी इसी में खुलता है। तो इन दिस चेंबर लाई द ओपनिंग्स ऑफ, किस किस की ओपनिंग है? द यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब यूरिनरी ब्लैडर के बाद में जो अराइज होती है ट्यूब, यूरिनरी जो ट्यूब है यूरिथ्रा, उसकी ओपनिंग इसमें होती है, किसमें? वेजाइना में, और वो अलग है, सर्वाइकल अपर्चर अलग है, ठीक है। एंड एन एक्सेसरी ग्लैंड, और एक और यहाँ पे एक्सेसरी ग्लैंड होती है जिसको कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो फीमेल्स में जैसे हमारी ग्लैंड्स होती थी ना, कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, उसी प्रकार से फीमेल में ये बार्थोलिन ग्लैंड होती है, काम इसका वही होता है। इसके द्वारा फ्लूइड सिक्रेट किए जाते हैं जो नरिशमेंट भी करते हैं, और वेजाइना का जो एसिडिक नेचर होता है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, क्योंकि वेजाइना में जो अंदर जो लाइनिंग होती है टिश्यू की, वो एक स्पेशल, वो क्या है, स्पेशल सिक्रीशन करते हैं जिसमें एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड नहीं, सॉरी, लैक्टिक एसिड होता है, जो दही में एसिड होता है ना वो। और लैक्टिक एसिड जो होता है ये वेजाइनल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे जर्म्स बैक्टीरिया इनको ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। और इस लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, वहां पे एसिडिक मीडियम क्रिएट हो जाता है, थोड़ा तो यूरिक एसिड, थोड़ा सा लैक्टिक एसिड। तो ये स्पर्म्स के लिए हानिकारक है। यदि स्पर्म्स इजैकुलेट होने के बाद में मेल के द्वारा वेजाइना में प्रवेश करते हैं तो इस एसिडिक मीडियम के कारण स्पर्म्स मारे जा सकते हैं। तो इसी कारण से जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है ये एल्कलाइन फ्लूइड सीक्रेट करती है, जो स्पर्म्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, उनको जिंदा रखता है, और उनको जो हॉस्टाइल एसिडिक एनवायरनमेंट है उससे बचाता है, ठीक है। देन वेजाइना, ये जो पोर्शन है वेजाइना चेंबर, इट इज कवर्ड बाय टू पेयर्स ऑफ मेम्ब्रेनस फोल्ड्स। इसके ऊपर कुछ मेम्ब्रेनस फोल्ड्स होते हैं, झिल्लियां हैं, मेम्ब्रेन्स, जो इसको कवर करके रखते हैं इस चेंबर को। और ये मेम्ब्रेनस फोल्ड्स क्या कहलाते हैं? क्लाइटोरिस कहलाते हैं। और दोनों जो है इसमें एक पैर तो बड़ा है और एक छोटा है, ठीक है। तो जो बड़ा वाला पैर है मेम्ब्रेनस फोल्ड्स का, उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, मेजर मतलब बड़ा, लेबिया मेजोरा। एंड तो लेबिया, लेबस मतलब लिप होता है, लिप एक्चुअल में, ठीक है। तो क्लाइटोरिस जो है दो पेयर्स हैं, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा, ये स्मॉलर पेयर है, ठीक है कि नहीं? क्या सो दीज मेम्ब्रेनस फोल्ड्स दे कवर द वेजाइनल चेंबर, ठीक है। उसके बाद वेजाइना जो होती है वो आउटसाइड, बाहर की ओर ओपन करती है थ्रू एन अपर्चर नोन एज वुल्वा। तो एक्सटर्नल ओपनिंग जो है वेजाइना की, दैट इज नोन एज वुल्वा। क्लियर है? तो अभी देख लेते हैं जो बार्थोलिन ग्लैंड जो वेजाइना में खुलती है उसका फंक्शन क्या है, अभी बताया था मैंने। तो बार्थोलिन ग्लैंड क्या करती है? इट इज एन एक्सेसरी ग्लैंड। ये क्या एक्सेसरी ग्लैंड है? डायरेक्टली गैमेट फॉर्मेशन में इसका कोई रोल नहीं है। दैट प्रोड्यूसेस एन एल्कलाइन फ्लूइड। ये क्या है? एक बेसिक एल्कलाइन फ्लूइड क्रिएट करती है, काम वही है जो प्रोस्टेट ग्लैंड और कोपर्स ग्लैंड का था मेल्स में, which destroys the acidic environment of vagina, जो कि वेजाइना के एसिडिक एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है। कहां से आया ये एसिडिक एनवायरनमेंट? मैंने बताया था वेजाइनल जो टिश्यू होता है वो वेजाइना को हेल्दी बनाए रखने के लिए, जर्म्स की ग्रोथ को रोकने के लिए वहां पे लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण वहां एसिडिक एनवायरनमेंट हो जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ स्पर्म। और ये जो फ्लूइड है, जो एल्कलाइन फ्लूइड है, ये स्पर्म्स की एक्टिविटी को भी बढ़ा देता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ठीक है। इसके बिना स्पर्म्स जल्दी से मारे जाएंगे, और इस फ्लूइड के रिलीज होने के कारण स्पर्म्स 3-4 दिन तक फीमेल बॉडी में जिंदा रह सकते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या फर्टिलाइजेशन से पहले तक। चलिए, ये था बार्थोलिन ग्लैंड। क्लियर है? चलिए आगे हम देख लेते हैं, डायग्राम आएगा। ओके, चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये ओवरी है, ठीक है। एक मैंने बनाई है इस तरफ और एक बनाई है इस तरफ, लेफ्ट एंड राइट। तो ये जो राइट साइड पे आपको स्क्रीन में देखिए एक्चुअल में लेफ्ट ओवरी है, और ये है राइट ओवरी, उल्टा होता है फिगर में, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है? इपिथेलियल जर्म सेल्स की लाइनिंग होती है, जो कि मियोसिस अंडरगो करके क्या बनाती है? बहुत सारे छोटे छोटे हैप्लॉइड सेल्स बना लेते हैं, जो इमेच्योर अवस्था में क्या कहलाते हैं? ग्राफियन फॉलिकल्स। तो देखो ये ग्राफियन फॉलिकल्स, ये जो बारीक बारीक क्या है, मैंने रेड रेड पिंक कलर के दिखा रखे हैं, ठीक है। इनमें से कोई एक आधा बड़ा होकर मैच्योर हो जाता है, जिसको कि, और ये जो साइड में ब्लू ब्लू कलर के डॉट्स हैं, ये नरिशिंग टिश्यू है, समझ में आ गया, जो कि पूरी ओवरी में भरा रहता है। एक ओवरी सेलेक्टिवली एक फॉलिकल को सेलेक्ट करती है, दोनों ही अपना अपना काम करती है, एक एक को मैच्योर करती है। मैच्योरिटी के बाद में वो ओवम कहलाता है, उससे पहले उसको फॉलिकल ही बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ओवरी इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन, और इसी ओवरी के अंदर कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और मैंने बताया था फीमेल सेक्स हार्मोन कौन से हैं? प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। उनके फंक्शंस हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, ठीक है। नाउ ओवरी जो होती है, इट इज हेल्ड बाय ए टिश्यू। ये टिश्यू जो है वो उसको प्रॉपर पोजीशन में रखती है। तो डोर्सल साइड में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, किडनी के अगल बगल में, ठीक। अब ओवरी जो होता है, इट इज सराउंडेड बाय, फ्रॉम द टॉप इट इज कवर्ड बाय फनल लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें कुछ फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं। ये कहलाता है ऑस्टियम, प्लूरल हो गया
ऑस्टिया, तो इधर भी है ऑस्टियम और इधर भी ऑस्टियम, ठीक है कि नहीं का। अब ऑस्टियम के बाद में एक छोटी सी ट्यूब आएगी जो ज्यादा नहीं 10, 12, 15 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, ओविडक्ट, या फिर इसको फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, ठीक है। और ये सीलिएटेड डक्ट, सीलिया देखो अंदर ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, लाइन लाइन दिख रही है, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये लोकोमोटरी होते हैं, ये जो अंदर लाइनिंग है सेल्स की उसके ऊपर ये सीलिया होते हैं। तो जैसे ही ओवम रिलीज होकर इधर आएगा इस ट्यूब में, तो अपने आप मूव नहीं करता, इसके अंदर हल्का फ्लूइड भरा होता है, तो इस फ्लूइड में से उसको ये जिगजैग जिगजैग करके क्या विप करते हैं, हिलते हैं बार बार, और ये इस ओवम को धीरे 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 क्या करते हैं, आगे 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 पुश करते जाते हैं, और 4-5 दिन का समय लेने का ओवम फाइनली इस जगह पे आ जाता है। समझ में आ गया। अब दोनों तरफ का जो ओविडक्ट है, इट लीड्स इनटू दिस ट्रायंगुलर कैविटी चेंबर, ये ट्रायंगुलर मस्कुलर चेंबर जो है इसको बोलते हैं वोम्ब या फिर यूटेरस। समझ में आ गया। इसकी जो एंटीरियर वॉल है, अब देखो यूटेरस मस्कुलर है, ये जो मैंने दिखाया था ये पूरे मस्कुलर इसकी वॉल है, ये इधर मस्कुलर वॉल है, ऊपर टॉप पे मस्कुलर, तो थिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहीं पे फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसकी जो एंटीरियर वॉल है, अब देखो हर महीने जब यहाँ पे एक ओवम तैयार होता है ना ओवरी के अंदर, जब 28 डेज तक ओवम का नरिशमेंट होकर ओवम तैयार हो रहा है, उस वक्त हमेशा यूटेरस को लगता है कि पक्का फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसकी तैयारी के लिए और फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनेगा ज़ायगोट से, और एम्ब्रियो को फिर नरिशमेंट देना पड़ेगा, तो हमेशा एंटीसिपेशन होपफुल रहती है। और इसके कारण यहाँ पर एंटीरियर वॉल में हर मंथ क्या होता है, नए नए ब्लड वेसल्स बनते हैं, एंड दे गेट रिचली सप्लाइड विद ऑल काइंड्स ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक है। तरह तरह का पोर्शन फूड मटेरियल यहाँ जमा हो जाता है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज है इन सब की ओपनिंग्स होती है इस फिंगर लाइक फोल्ड्स में, यहाँ खूब सारे मेम्ब्रेनस फिंगर लाइक फोल्ड्स हैं जिसको माइक्रोविली बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो एंटीरियर वॉल पे होता है किसके, यूटेरस के, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा। तो बाद में जो बॉल ऑफ सेल्स है एम्ब्रियोनिक सेल्स, वो आकर के यहाँ अटैचमेंट होता है जिनका, और यहीं पे फिर उसका डेवलपमेंट होता है। तो वो स्टेजेस हम आगे देखेंगे, हाउ डज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस एंड हाउ डज द एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट एट दिस प्लेसेंटा, क्लियर है। और इसका इस पे चिपकना इम्प्लांटेशन कहलाता है, ओवम का रिलीज होना ओव्यूलेशन कहलाता है, ठीक है ना। चलिए, और ये वो रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, कौन सा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो फेलोपियन, ये जो यूटेरस है, यूटेरस के बाद ये देखो पतली से नेक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो नेक लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं, सर्विक्स। ये जेनाइटल अपर्चर है, ये क्या है, जेनाइटल अपर्चर, तो ये लिखा हुआ देखो सर्विक्स, दिस इज। तो यहां से ओवम वगैरह अगर मान लो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो टूट फूट जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्यों होगा बाद में बताएंगे। और ये ब्रेकडाउन होने के बाद में इट विल बी पास्ड आउट थ्रू दिस अपर्चर, तो ये सर्वाइकल अपर्चर हो गया। सर्विक्स के बाद में एक और चेंबर है, तो ये जो चेंबर है ये है वेजाइना, ठीक है कि नहीं। देन वेजाइना के अंदर कई प्रकार की ओपनिंग्स हैं, बार्थुलिन ग्लैंड की ओपनिंग है, ये एक एक्सेसरी ग्लैंड है जो अपने फ्लूइड सिक्रेट करती है, और यहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करती है, स्पर्म्स के सर्वाइवल के लिए फेवरेबल कंडीशंस का निर्माण करती है, बेसिक एल्कलाइन मीडियम तैयार करती है, ठीक है। और स्पर्म्स की एक्टिविटी को बढ़ाती है जिससे स्पर्म्स जिंदा रहते हैं 4-5 दिन फीमेल बॉडी के अंदर। इस प्रकार से ये जो है ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है जिसमें यूरिन जमा होता है। तो इसकी जो ट्यूब है वो यूरिथ्रा, यूरिथ्रा भी कहाँ की खुलती है, यूरिनरी अपर्चर, यही वेजाइना में आके खुलता है। तो देखो फीमेल में दो अलग अलग ओपनिंग होगी, यूरिन पास आउट करने के लिए अलग अपर्चर है, दिस इज यूरिनरी अपर्चर, एंड ये जेनाइटल अपर्चर है, सर्वाइकल अपर्चर। तो यहाँ से गैमेट पास आउट होगा, यहाँ से यूरिन, तो ये दो डिफरेंट ओपनिंग्स है। मेल में एक ही था पेनिस के टिप पे कॉमन यूरिनोजेनाइटल अपर्चर, जबकि यहाँ डिफरेंट है। तो ये बेसिक फर्क है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में। उसके बाद जो वजाइना है, इट इज कवर्ड बाय दीज मेम्ब्रेनस फोल्ड जिसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। तो ये मैंने क्या है, बड़े वाला जो पैर दिखा दिया, छोटे वाला इसके ऊपर होगा, वो नहीं दिखाया, ठीक है। उसके बाद वुल्वा, इट इज द एक्सटर्नल ओपनिंग टू द वजाइना, वजाइना ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू दिस स्ट्रक्चर नोन एज वुल्वा, एक्सटर्नल ओपनिंग हो गई, क्लियर है। तो ये था क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा हैंडमेड डायग्राम, तो आप इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। दिस इज द एंटीरियर थिक वॉल ऑफ द प्लेसेंटा ऑफ द यूटेरस, क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं नीचे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी हमारी टर्मिनोलॉजी है, टर्म्स हैं, क्या मतलब होता है इन टर्म्स का, क्या मायने, इनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली टर्म है ओव्यूलेशन, ठीक है। क्या होता है ओव्यूलेशन, इससे पहले मैं बता चुका हूं oogenesis, मियोसिस के द्वारा जो हमारे जर्म सेल्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो गैमेट फॉर्मेशन जो होता है शुरू शुरू में क्या है, फॉलिकल्स के रूप में होता है, बाद में जाके उसकी मैच्योरिटी होती है। तो मियोसिस का जो तरीका जिसके द्वारा गैमेट बनते हैं दैट इज नोन एज oogenesis। उसके बाद की कहानी क्या है, ये ओव्यूलेशन, पहला प्रोसीजर। तो क्या ओव्यूलेशन, द रिलीज ऑफ अ मैच्योर ओवम बाय द ओवरी एवरी 28 डेज इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। प्रत्येक ओवरी के द्वारा हर 28 दिन में क्या है, एक मैच्योर ओवम का रिलीज होना। दोनों में से कोई एक ओवरी एक टाइम करेगी,
This is known as ovulation. It is controlled by these two sex hormones, that is progesterone and estrogen. ये दो hormones हैं, ये रेगुलेट करते हैं ओव्यूलेशन को, ठीक है कि नहीं? तो बात करेंगे कैसे करते हैं। अब ये रेगुलेशन कैसे होता है समझते हैं। सबसे पहले पबर्टी अटेन होते ही पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होगा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट होते ही ओवरी को एक तरह से सिग्नल मिलता है, ओवरी के पास ये हार्मोन पहुंचते हैं, ओवरी अपने खुद के दो हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, जो कि सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए उत्तरदायी है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए उत्तरदायी है, जिसको हम बाद में बात करेंगे आगे चल के, ठीक है कि नहीं? अब ये हार्मोन्स किस प्रकार से रेगुलेट करते हैं, तो नॉर्मली इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो डिसाइड करता है ओव्यूलेशन वाला प्रक्रिया, ठीक। अब नॉर्मली फीमेल बॉडी में क्या होता है पता है, जो प्रोजेस्टेरोन है, इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है इसके मुकाबले ईस्ट्रोजन, तो इनका रेशियो डिसाइड करता है। तो अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल किसके मुकाबले ईस्ट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा है, जो कि नॉर्मल अवस्था है, तो दोनों ओवरीज में से, तो ये सिग्नल है ओवरीज के लिए, दोनों ओवरीज में से कोई एक ओवरी जो पहले ओवम तैयार कर लेगी वो ओवम को रिलीज कर देगी, और ये एक तरह से केमिकल मैसेंजर्स हैं। तो जैसे एक ओवरी ने ओवम रिलीज किया, ये दोनों एक केमिकल मैसेज सेंड करते हैं दूसरी ओवरी के पास कि एक ओवम रिलीज हो चुका है, नाउ तुम्हें ओवम रिलीज नहीं करना है, तो दूसरी ओवरी ओवम रिलीज नहीं करती। समझ में आ गया चीज क्या है? तो ये तो है नॉर्मल कंडीशन, तो अधिकतर बार यही होता है। कभी कभार बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। उल्टा क्या हो जाता है, उल्टा मतलब क्या है, अगर इन दोनों हार्मोन्स का, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में क्या बता रहा हूं कि जब ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली बराबर हो जाए, तो नॉर्मली तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है, अगर इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली इक्वल हो जाता है, देन व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है कि फॉल्स मैसेज जाता है, एक ओवरी ने ओवम रिलीज कर दिया, वो ओविडक्ट में चला गया ओस्टियम के थ्रू, ठीक है कि नहीं क्या, और ये केमिकल मैसेंजर अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा ना, तो क्या होता है पता है, जो कि रेयर है बहुत, तो मैसेज दूसरी ओवरी को क्या मिलता है कि पहली ओवरी ने ओवम रिलीज नहीं किया है, तुमको भी रिलीज करना है, तो फिर क्या होता है, दूसरी ओवरी भी क्या कर देती है, अपना ओवम रिलीज कर देती है। समझ में आ गया? अब इनके टाइमिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, एक ने थोड़ा पहले कर दिया होगा, दूसरे ने थोड़ा कुछ घंटों बाद में, कुछ एक आधे दिन बाद में किया होगा, तो इस प्रकार से दोनों तरफ के जो हमारे फेलोपियन ट्यूब है उसमें एक एक ओवम प्रेजेंट हो जाएगा, डबल ओवम हो गए। अब अगर मान लीजिए फीमेल ने स्पर्म्स रिसीव किए कॉपुलेशन के दौरान मेल से, तो क्या होगा, दोनों ही फर्टिलाइज हो जाएंगे, और फर्टिलाइज हो गए तो डबल जाइगोट बनेंगे, डबल एम्ब्रियोज बनेंगे, और ये दोनों एम्ब्रियोज यूट्रस में जाके चिपक जाएंगे अलग अलग समय पे, और फिर जो है ट्विंस डेवलप हो सकते हैं यूट्रस के अंदर। समझ में आ गया? तो ट्विंस लेकिन बहुत ही रेयर समझ में आ गया, इस तरह से होगा। तो ये इनका कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एक्जैक्टली इक्वल हो जाना बहुत ही रेयर बात होती है। देन उसका एक और तरीका भी है। अब क्या, कई बार फीमेल्स क्या कर सकते हैं पता है, कुछ केमिकल पिल्स आती हैं, दवाइयां आती है, ठीक है कि नहीं क्या, उन दवाइयों में नॉर्मली ये दोनों हार्मोन्स का प्रयोग होता है, लेकिन उसमें ईस्ट्रोजन का लेवल हाई कर दिया जाता है। उल्टा, पहला केस मैंने बताया था प्रोजेस्टेरोन हाई, ईस्ट्रोजन लो, ये नॉर्मल केस है। सेकंड केस एग्जैक्टली दोनों इक्वल, ये बहुत ही रेयर केस है, हजारों में एक आधा ही होगा। एंड तीसरा जो है कुछ केमिकल पिल्स जिसके इन्फ्लुएंस में क्या होता है, ईस्ट्रोजन लेवल कैन बी इंक्रीज्ड, तो उसमें ईस्ट्रोजन लेवल हाई करते हैं प्रोजेस्टेरोन ये, और ये हार्मोन जो होता है ये इनका असर बहुत लंबा नहीं होता, कुछ घंटों तक, 48 50 70 घंटों तक होता है, इसके बाद इनका असर खत्म हो जाता है, तो इसलिए रेगुलरली बनते रहते हैं। तो जो पिल लेते हैं उनका असर कुछ घंटों तक होता है, 2-3 दिन तक होता है। तो क्या होगा पता है, ईस्ट्रोजन का लेवल हाई कर दिया तो इससे क्या फर्क पड़ा, एक ओवरी जो होती है वो ओवम रिलीज नहीं करता है, क्योंकि दूसरी ओवरी जो होती है उससे ये केमिकल मैसेंजर्स आकर के सिग्नल क्या देते हैं कि ओवम दूसरी ओवर रिलीज कर देगी, तुम मत करना, और ऐसे सिग्नल उसको मिलता है कि वो करेगी तुम मत करना, तो इसका मतलब दोनों को ही फॉल्स मैसेजिंग मिलती है, और दोनों ही ओवरीज स्किप कर जाती हैं ओव्यूलेशन, ना तो पहली वाली ओवर रिलीज करेगी ना दूसरी वाली, और इसका मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर मंथ में ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल का एक तरीका है। तो फीमेल बॉडी में इन पिल्स के यूज से क्या हो सकता है, हम ओव्यूलेशन को स्किप कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी मंथ में, ठीक है। तो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, नेचुरल प्रक्रिया जो हमारे बॉडी की है उसके साथ इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, दीज हैव देयर ओन साइड इफेक्ट्स। क्लियर है? तो ओव्यूलेशन समझ में आ गया क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है। मैंने बताया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन होता है जुड़ जाना, यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, मतलब मेल गैमेट स्पर्म हो गया, फीमेल गैमेट ओवम हो गया, और कहां फर्टिलाइजेशन होगा ये जुड़ना, इन द फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, और इससे क्या बनेगा, इट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइगोट, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फैलोपियन ट्यूब में द मेल गैमेट स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट ओवम दे यूनाइट टुगेदर, और यूनाइट होने के बाद में
23 क्रोमोसोम्स इसके, 23 क्रोमोसोम्स इसके, ये दोनों यूनिट होकर 46 क्रोमोसोम्स बन जाएगा। और ये डबल सेट हो गया तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जो बनेगा सेल, तो आधे क्रोमोसोम्स होते हैं तो हैप्लॉइड सेल कहलाता है। तो अब जब डबल सेट हो गया तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो गया, तो ये कहलाता है पहला जाइगोट जो सेल बनेगा। अब बाद में इसमें फिर डिवीजन होकर फिर एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये प्रक्रिया जाइगोट कहलाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या इसी जाइगोट को oospore भी कहते हैं नॉर्मली, लेकिन जाइगोट टर्म ठीक है। फर्टिलाइजेशन क्लियर है? कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है और कहां पे होता है। तो फैलोपियन ट्यूब वो स्थान है जहां पे फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्लीवेज। अब नॉर्मली एक सेल जब डिवाइड होता है ना, तो मान लीजिए एक सेल का कुछ आकार है, समझना। और जब वो सेल डिवाइड होगा तो क्या होता है, डिवीजन के बाद में दो छोटे सेल बन जाते हैं। भाई ओवरऑल आकार तो होता ही रहेगा, पार्टीशन बन गया तो दो सेल्स बन गए। अब दोनों सेल्स दोबारा से एकदम से डिवाइड नहीं करते, जैसे डिवीजन हो गया दो सेल्स बन गए, दोनों सेल्स का साइज छोटा होता है पेरेंट सेल से, फिर वो खाते पीते हैं, नरिशमेंट लेते हैं, मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, और एक बार वो फुल बड़े हो गए उसके बाद दोबारा से डिवीजन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया स्पर्म बहुत छोटे आकार का होता है, ओवम बहुत बड़ा है, 1000-2000 गुना बड़ा है कम से कम स्पर्म से। तो इतना ज्यादा बड़ा है ओवम मेल गैमेट के मुकाबले कि उसमें खूब सारा ढेर सारा न्यूट्रिशन होता है। तो शुरुआत में कई डिवीजन से झेल सकता है, तो 5-6 बार ये डिवीजन अलाउ करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट बन गया तो क्लीवेज एक प्रक्रिया जिसके द्वारा सेल का डिवीजन तो होता है, और डिवीजन में ओवरऑल साइज नहीं बढ़ता वॉल ऑफ सेल्स का, सिर्फ सेल की संख्या बढ़ती है। समझ में आ गया? क्योंकि बहुत सारा भोजन है उसके अंदर। तो देखो द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ जाइगोट, जैसे ही जाइगोट बन गया उसमें डिवीजन प्रक्रिया शुरू हो जाती है इनटू अ नंबर ऑफ सेल्स, कई सेल्स बन जाते हैं। और इस बार जो डिवीजन का तरीका माइटोसिस होगा। माइटोसिस वो तरीका जहां पे क्रोमोसोम की संख्या सेम ही रह जाती है, इक्वेशनल डिवीजन है ये, ठीक है कि नहीं? क्या तो 46 क्रोमोसोम के 46 ही रहने वाले हैं, तो पहले डुप्लीकेशन होगा क्रोमोसोम्स का, फिर वो आधे आधे हो जाएंगे, तो क्रोमोसोम संख्या कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो माइटोसिस के द्वारा सेल्स का संख्या में बढ़ना, वेयर ओनली द सेल्स इंक्रीज इन नंबर बट नॉट द साइज, सिर्फ सेल्स बढ़ेंगे संख्या में, ओवरऑल साइज जो होगा वो सेम टू सेम ही रहने वाला, क्योंकि ओवम काफी बड़ा होता है। ये प्रक्रिया, ये स्पेशल डिवीजन कहलाता है क्लीवेज। और ऐसा कब तक होता है? ये तब तक होता है 5 बार होता है कम से कम, जब तक कि ये सेल्स 32 सेल स्टेज में नहीं पहुंच जाते। भाई पहले एक सेल है, एक सेल एक बार डिवाइड करेगा तो दो बन जाएंगे, दोनों दो बार डिवाइड करेंगे, एक और बार डिवाइड करेंगे तो 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, 5 बार डिवीजन होने के बाद में ये सेल्स का जो बॉल है ये 32 सेल स्टेज में पहुंच गया। और इस 32 सेल अवस्था में इस बॉल ऑफ सेल्स को कहते हैं ब्लास्टुला। अब सेल का साइज काफी छोटा हो गया, फर्दर इसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता कि आगे और डिवीजन जारी रख सके। अब ये ब्लास्टुला धीरे धीरे ट्रेवल करके ये कहां पहुंचता है? ये यूटेरस में प्लेसेंटा के पास पहुंचता है। समझ में आ गया? फिर वहां पे जाके चिपक जाता है। फर्दर डेवलपमेंट फिर न्यूट्रिशन लेने के बाद ही संभव हो पाएगा। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ द ब्लास्टुला, तो ये 32 सेल, तो बी फॉर 32, बी फॉर ब्लास्टुला याद रहेगा। तो ये जो ब्लास्टुला स्टेज है, इस अवस्था में जो प्रत्येक ब्लास्टुला को जो सेल है 32 में से, उसको ब्लास्टोमियर कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? ब्लास्टोमियर। इसके बाद इसमें डिवीजन थोड़ा रुक जाएगा और ये जाकर के चिपकेगा कहां पे? प्लेसेंटा के ऊपर। चलिए तो आगे चलते हैं। अभी इम्प्लांटेशन क्या चीज होती है? तो इम्प्लांट करना मतलब प्लेसेंटा पे जुड़ना, फिक्स होना, अटैचमेंट। ठीक है, तो अब 32 सेल स्टेज आ गई, ब्लास्टुला बन गया, तो अब क्या होगा? द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जुड़ जाना, चिपकना, कहां पे? इन द 32 सेल स्टेज अपॉन द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे जाके 32 सेल स्टेज में चिपक जाना, किसका? एम्ब्रियो का। ठीक है, प्लेसेंटा के ऊपर जाके चिपक जाना, किस लिए? फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूटेरस में। ये कहलाता है इम्प्लांटेशन। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे इम्प्लांटेशन हो गया तो आगे फिर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियो नरिशमेंट। ठीक है, तो नरिशमेंट मतलब किस प्रकार से उसको पोषण मिलता है, समझना ध्यान से। द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड रोल ऑफ प्लेसेंटा, इसके ऊपर शॉर्ट नोट बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। आफ्टर इम्प्लांटेशन, जैसे ही जुड़ा, कौन? एम्ब्रियो, किसके ऊपर? प्लेसेंटा के ऊपर। द यूटेराइन वॉल, यूटेरस की जो वॉल होती है ना, इट फॉर्म्स एन इन्वेलप अराउंड द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव केस, एनवेलप, झिल्ली, मेम्ब्रेन बन जाती है। इस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन को बोलते हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन। समझ आएगा? सबसे पहला काम ये होता है, द मोमेंट द इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस, एम्ब्रियो के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बन जाएगी। अच्छा, एम्ब्रियो और इस मेम्ब्रेन जो बनी है ना, एमनियोटिक मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस होती है खाली, और इसके अंदर एक फ्लूइड भर जाता है। ये गैप के अंदर जो फ्लूइड भरता है इसको बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। यही वो फ्लूइड है जिसमें ब्लड कैपिलरीज जो है ना, किसकी? वो माइक्रोविली जो है प्लेसेंटा के ऊपर, उसमें से ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो डिफ्यूज करके भोजन, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह इस फ्लूइड में रिलीज कर देंगे। इस फ्लूइड से फिर वो जो बॉल ऑफ सेल्स है वो टेकअप कर लेगा। समझ में आ गया? तो देखो, देयर इज ए गैप बिटवीन
दिस मेम्ब्रेन एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और इस मेम्ब्रेन के बीच में गैप होता है विच इज फिल्ड विद अ फ्लूइड, और इस गैप में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, इसी फ्लूइड को बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्लियर है? फिर क्या करती है ब्लड कैपिलरीज, द ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा की वॉल में जो ब्लड कैपिलरीज है ढेर सारी, जो महीने भर से पोषण जमा कर रही थी, दे सप्लाई ऑक्सीजन फूड न्यूट्रिएंट्स टू दिस फ्लूइड, ये फ्लूइड में ये रिलीज कर देती है जो भी जरूरी चीजें हैं पोषण, फ्रॉम वेयर, और इस फ्लूइड में से इट इज टेकन अप बाय द एम्ब्रियोनिक सेल्स, फिर वहां से डिफ्यूजन के माध्यम से एम्ब्रियोनिक सेल उसको ले लेते हैं, सोख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? क्या द वेस्ट, अब एम्ब्रियोनिक सेल में ये फिर धीरे धीरे ग्रो करेंगे, मैच्योर करेंगे, वहां फर्दर डेवलपमेंट होगा और बॉल ऑफ सेल्स जो होगी और ग्रो करेगी, संख्या बढ़ेगी सेल्स की, और सेल्स जब मेटाबोलाइज करेंगे, उनका एक्टिविटीज होंगी, तो उसमें कई प्रकार के वेस्ट मेटेरियल भी बनेंगे। भाई ऑक्सीजन यूज होगी, भोजन जलेगा, एनर्जी निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल भी बनेंगे, और वो कैसे रिलीज होंगे? द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में जो भी वेस्ट बनेंगे, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं वो, जो भी वेस्ट बनेंगे दे आर डिस्चार्ज इनटू दिस फ्लूइड, वो सारे इसी, तो इस फ्लूइड के माध्यम से लेन देन होगा जो होगा, वो सारे इस फ्लूइड में डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर इस फ्लूइड से वापस ब्लड कैपिलरीज टेकअप कर लेंगी प्लेसेंटा वाली, और वो वापस मदर की बॉडी से किडनी के थ्रू उसको वेस्ट कर दिया जाएगा, ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा। सो द ब्लड कैपिलरीज टेक दिस वेस्ट, वो वेस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे वहां से, ब्लड कैपिलरीज उसको उठा लेंगे वहां से एंड एलिमिनेट दिस थ्रू द मदर्स बॉडी, और मदर की बॉडी से वो वेस्ट को रिमूव करवा देती है ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, तो ये था किस प्रकार से एम्ब्रियो का नरिशमेंट होता है, और आगे भी है इसका कुछ पोर्शन। चलिए, अब जैसे ही एम्ब्रियो पे चिपक गया, एम्ब्रियो चिपक गया प्लेसेंटा के ऊपर, तो उस समय उसमें 32 सेल हैं। पहली बार वहां से पोषण लेने के बाद, मैच्योरिटी के बाद में, जब वो 32 के 32 सेल्स मैच्योर होकर जब डिवाइड करेंगे, तो ये जो ब्लास्टूला है 32 सेल्स, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 64 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये कहलाता है मोरूला। क्या कहलाता है ये? द 64 सेल स्टेज इज नोन एज मोरूला। ठीक है कि नहीं? क्या आफ्टर 8 वीक्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब सुनेंगे ध्यान से, अभी तक इसको हम एम्ब्रियो एम्ब्रियो कर रहे थे, एक बार इसमें क्या हो गया, 8 वीक्स गुजर गए, मतलब लगभग 56 से 60 डेज का समय बीत गया, तो एम्ब्रियो लगभग इतना डेवलप हो जाता है कि उसमें कुछ वेल डिफाइंड ह्यूमन ऑर्गन्स नजर आने लगते हैं, हेड अपीयर हो जाता है, आईज बन जाती हैं, देन लिम्स, हाथ पैर नजर आने लगते हैं, तो अब ये कुछ कुछ ह्यूमन जैसा दिखने लगा। उससे पहले बिल्कुल भी हम पहचान ही नहीं सकते कि एम्ब्रियो किस चीज का है, तो उसके बाद इसमें कुछ ह्यूमन ऑर्गन्स नजर आने लगते हैं। एक बार इसमें ऑर्गन्स बनने फॉर्म हो गए 8 वीक के पश्चात, तब इसको हम टर्म देते हैं फीटस। फोइटस नहीं बोलेंगे, फीटस। समझ में आ गया? तो जब तक ऑर्गन डिफरेंशिएशन नहीं है, इट इज नोन एज एम्ब्रियो। द मोमेंट इट फॉर्म्स ऑर्गन्स, इट शोज वेल डिफाइंड ऑर्गन्स, नाउ इट इज टर्म्ड एज फीटस। और एक बार फीटस में बदल गया, तो उसके बाद इसका सेक्स डिटर्मिनेशन संभव है। तो कई लोग इसको मिसयूज करते हैं, 8 वीक्स के बाद में ही, प्रेगनेंसी के बाद में, 8 वीक्स की प्रेगनेंसी के बाद में सोनोग्राफी वगैरह करा के जो यंग वन है, फीटस है, उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं, जो कि काफी इलीगल है। ठीक है कि नहीं? का पनिशेबल ऑफेंस है, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे है हमारा जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड, पीरियड मतलब होता है टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये वो टाइम है जो कि लगता है किसके लिए? फर्टिलाइजेशन के बाद बर्थ तक, टोटल डेवलपमेंट के लिए। तो मान लीजिए डे 1 फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उस फर्टिलाइजेशन के बाद के दिन से, फर्टिलाइजेशन के दिन से टोटल 281 डेज का समय लेती है ह्यूमन फीमेल्स कंप्लीट बर्थ तक। समझ में आ गया? यंग वन के, बेबी के बर्थ तक। ये जो पूरा पीरियड है जो कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए लगता है यूट्रस के अंदर चाइल्ड को, वो कहलाता है जेस्टेशन पीरियड। अब ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 281 डेज ही लगेगा, कुछ कुछ में 5-7 दिन का फर्क पड़ सकता है, ऊपर नीचे संभव है, बट ये नॉर्मल पीरियड है, तो ऊपर नीचे पॉसिबिलिटीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है कि नहीं? सो द टाइम टेकन फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, और ये 281 डेज होता है। ठीक है कि नहीं? कुछ और भी मैमल्स हैं, जैसे मैं बता दूं, हाथी जो है उसमें 640 डेज का पीरियड है ये। ठीक है कि नहीं? बफेलोज, काउज में ये ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का पीरियड होता है ये। देन माइस, चूहे जो होते हैं, फीमेल माइस, फीमेल रैट जो होते हैं, उसके अंदर ये नियरली 20 डेज ही होता है। तो अलग अलग मैमल्स में अलग अलग है ये। फीमेल बॉडी में कितना है? 281 डेज का है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पार्चुरेशन। जो बर्थ की प्रक्रिया उसको बोलते हैं पार्चुरेशन। अब देखो क्या होता है, जैसे ही जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हुआ, 281 डेज का पीरियड ओवर हो गया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन, तो फीमेल बॉडी को पता कैसे चलेगा? द यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स पीरियोडिकली। यूटेरस की जो मसल्स होती हैं वो तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स हो जाती हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। तो ये पीरियोडिक जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, ये स्पेशल पेन्स इंड्यूस करते हैं, जिसको लेबर पेन बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो ये एक साइक्लिक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, जिसके कारण पेन होता है फीमेल बॉडी में, यूट्रस में, और इससे फीमेल्स को पता चल जाता है कि
बर्थ टाइम नियर है, जेस्टेशन पीरियड इज कंप्लीटेड। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग ब्रेथ, और इसके बाद क्या होता है, यूटेरस जो होता है वो स्क्वीज होता है, उसकी मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है एंड द बेबी इज born। समझ में आ गया कि नहीं क्या? द यूटेरस से वजाइना, वजाइना के थ्रू बेबी इज born। द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू बेबी इज कॉल्ड पार्चुरेशन। और ये जो बेबी का बर्थ का जो प्रक्रिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। अब जन्म के समय क्या होगा, जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा धीरे धीरे जैसे जैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो प्लेसेंटा शुरू में छोटा सा था, ये उसके वेट के कारण खिंचता जाता है एंड इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ ट्यूब। ये एक ट्यूब का रूप ले लेता है। समझ में आ गया? लंबी सारी ट्यूब हो जाती है। ठीक है, अब ये ट्यूब क्या होती है, ऊपर तो प्लेसेंटा या यूट्रस के एंटीरियर वॉल से जुड़ी हुई है, और ये जो यंग वन है, चाइल्ड है, उसकी नाभि से जुड़ी होती है ये ट्यूब। समझ में आ गया? वहीं से बेबी को नरिशमेंट मिलता जाता है। अब जब बर्थ होता है बच्चे का, तो बर्थ के समय ये ट्यूब से जुड़ा रहता है मदर की बॉडी से चाइल्ड। ठीक है, इस ट्यूब को बाद में नाभि के पास से कट कर देना पड़ता है। ये ट्यूब कहलाती है अम्बिलिकल कॉर्ड, शॉर्ट में यूसी कह सकते हैं इसको। तो एट द टाइम ऑफ द बर्थ द बेबी इज जॉइंट टू मदर्स बॉडी, मदर की बॉडी से जुड़ा होता है बेबी क्या, थ्रू दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। इस कॉर्ड को बाद में कट कर दिया जाता है और फिर उसको एक धागे से छोटा बांध देते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए, वो कुछ दिन में ठीक हो जाता है सूखकर। ठीक है कि नहीं क्या? तो दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है? तो बेबी को सेपरेट करना, तो पार्ट करना मतलब अलग करना मदर की बॉडी से, दिस इज कॉल्ड पार्चुरेशन, बर्थ की जो प्रक्रिया। ठीक है, चलिए, तो ये तो था क्या, फर्टिलाइजेशन होगा तो किस प्रकार से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर क्लीवेज होकर के एम्ब्रियो बनेगा, किस प्रकार से इम्प्लांटेशन होगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, नरिशमेंट कैसे होगा, एंड हाउ डज द बर्थ टेक प्लेस। अब इंपॉर्टेंट चीज, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है। तो जरूरी नहीं है कि ओव्यूलेशन के बाद में ओवम का फर्टिलाइजेशन हो ही। समझ में आ गया कि नहीं? का वही पॉवर्टी जो आती है बहुत ही यंग एज में आ जाती है, 13 ईयर्स की एज में जाती है, और उस समय क्या है कि फीमेल बॉडी में कहीं से कोई स्पर्म सेंटर करने का चांस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ओवम जो है उसका फर्टिलाइजेशन जरूरी नहीं हो ही। तो अगर फर्टिलाइजेशन स्किप होता है, नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में, देन व्हाट हैपेंस, तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या होंगे उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है फीमेल बॉडी में। क्या है ये मेंस्ट्रुएशन, देखते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ ओवम, जब ओवम डेवलप होता है ना ओवरी के अंदर, तो मैंने बताया था कि जो यूट्रस की जो एंटीरियर वॉल है जहां पे प्लेसेंटा है, इट फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां खूब सारे ब्लड वेसल्स बनते हैं, नए नए, थिक हो जाती है वॉल एंड स्टोर्स नरिशमेंट। बहुत सारी कैपिलरीज डेवलप हो जाएंगी वहां पे और उन कैपिलरीज में पोषण भर जाता है। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि बताया मैंने कि जो एंटीरियर वॉल है यूट्रस की, उसको होप रहती है, आशा रहती है, एंटिसिपेशन होता है कि पक्का फर्टिलाइजेशन होगा और पोषण देना पड़ सकता है। ठीक है, इट इज अ प्रिपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो एक तरह से तैयारी होती है। जैसे हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम पूरा उनके स्वागत के लिए, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने के लिए तैयारी बहुत पहले से करते हैं। तो महीने भर से तैयारी चलती है इसकी, यूटेराइन वॉल की, एंटीरियर वॉल की। ठीक है, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन की तैयारी, ये प्रिपरेशन है। बट लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है कि नहीं क्या, पोस्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम रिलीज हो गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जरूरी थोड़ी कि फीमेल स्पर्म रिसीव करे, सेक्सुअल एक्ट नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, देन तो क्या होगा, ओवम रीचेज यूटेरस आफ्टर 4 to 5 days, 4-5 दिन का समय लगेगा, धीरे से घिसते हुए धीरे धीरे रगड़ खाते हुए क्या, ओवम स्लोली 4-5 दिन के बाद में कहा जाएगा, यूटेरस के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा इन द यूटेरस, ठीक है, अब कुछ हार्मोनल इन्फ्लुएंस, वो जो मैंने दो हार्मोन्स बताए थे ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, वो रेगुलेट करते हैं। ये सब क्या करते हैं, उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव से क्या होगा, इसका डिसइंटीग्रेशन, टूट फूट चालू हो जाएगी। जब ये फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इट स्टार्ट्स ब्रेकिंग डाउन, इसके ऊपर की वॉल टूट जाएगी और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहला गतिविधि ये होगी, समझ में, यूट्रस में द ओवम इट स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग, इसका ब्रेक डाउन चालू हो जाएगा हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में। पहला काम ये हुआ। चल, उसके बाद क्या हुआ, अब वो जो पोषण डेवलप कर लिया था, मुझे बताओ, घर में अगर हम भोजन बनाते हैं, आज भोजन बना, आज यूज हो जाता है, क्या उसको हम 10 दिन बाद रख के या 1 महीने बाद रख के खा सकते हैं क्या? बासी भोजन कोई नहीं खाता। तो इसी प्रकार से जो पोषण डेवलप कर लिया, अब जैसे ही ओवम टूट गया तो जो एंटीरियर वॉल है प्लेसेंटा के ऊपर, उसको पता लग जाता है कि भाई अब क्या है, इम्प्लांटेशन का कोई चांस नहीं है, ओवम ही चला गया। तो जो थिक यूटेराइन वॉल है वो बेचारी टूट फूट होने लगती है उसमें भी। ठीक है, तो द थिक यूटेराइन वॉल जिसमें कि खूब सारे ब्लड वेसल्स है, इट स्टार्ट शेडिंग, उसमें टूट फूट हो जाएगी, मतलब इट स्टार्ट शेडिंग, ब्रेकिंग डाउन, तो लूज हो जाती है, पिलपिली हो जाती है, बिल्कुल स्पंजी हो जाती है, और ब्लड वेसल्स दे स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, शेडिंग डाउन। तो कुछ ब्लड वेसल्स गिरेंगे, कुछ एंटीरियर एपिथेलियल जो लाइनिंग है वो टूटेगी फूटेगी, ठीक है कि नहीं, साथ में जो ओवम है उसके टुकड़े हो गए। ये जो ब्लड वेसल्स का जो लॉस है, ब्रेक डाउन ऑफ द ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, ठीक है, एंटीरियर वॉल ऑफ द यूटेरस, ये कहलाता है हेमरेज, HAEMORRHAG। और ये जो भी ब्रोकन डाउन जो कंटेंट्स हैं, ठीक है, द ब्रोकन डाउन ओवम
and the blood vessels they are discharged out of the body, ये बॉडी से पास आउट हो जाते हैं थ्रू द वेजाइना, वेजाइना से पास आउट होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ 4 to 5 days। और पूरा ये जो है फ्लो जो है जो कंटेंट्स हैं इसको पास आउट करने के लिए 4 से 5 दिन का समय लगता है, एकदम से नहीं टूटेगी, कुछ कुछ पार्ट्स में थोड़ा थोड़ा ये होगा, ठीक है कि नहीं का। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो यही जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन। ये एक साइक्लिक इवेंट है, इनको नॉर्मली फीमेल्स पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एक बार ये पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पुबर्टी एक तरह से उसकी शुरुआत हो गई, ठीक है। तो जैसे ही मैंने बताया कि फीमेल्स में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एफएसएच रिलीज करेगी, तो उसके बाद में ओवरीज अपने खुद के हार्मोन्स बनाती है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और उसके बाद में जैसे ही ओवरीज फंक्शनल हुई तो पहली बार ओवम रिलीज होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो पहली बार क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होना जो होता है ये फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्टिव फेस की बिगिनिंग है। तो जैसे मेल होता है ना, मेल्स में सिर्फ 2 ही फेस है पूरी बॉडी में, पूरे लाइफ के दौरान। एक तो होता है प्री रिप्रोडक्टिव फेस, मतलब जब गैमेट नहीं बन रहे हैं, तो ये बर्थ के बाद में 13-14 साल तक हो, और 13-14 साल के बाद में मृत्यु तक मेल बॉडी में टेस्टिस में गैमेट फॉर्मेशन होता है। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं है। फीमेल बॉडी में जो एज होती है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेस, ये 11-12 साल से पहले की आयु है, जब ओवरीज में कोई हरकत नहीं हो रही, कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा। उसके बाद पहली बार पुबर्टी में क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओव्यूलेशन होगा, पहली बार क्या होगा, ये मेंस्ट्रुएशन भी होगा जब ओवम डिस्ट्रॉय हो जाएगा फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फीमेल बॉडी का, तो बच्चों को इससे गर्ल्स को घबराना नहीं चाहिए, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। और इसके दौरान, इन पीरियड्स के दौरान गर्ल्स जो होते हैं सैनिटरी पैड्स वगैरह यूज कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। तो दिस प्रोसेस ये क्या है, मेंस्ट्रुएशन, ये एक साइक्लिक इवेंट है, और ये हर 28 डेज के बाद में फीमेल बॉडी में रिपीट होता है, ठीक है। तो 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं कई बार, बट अदरवाइज जो नॉर्मल जो पीरियड है वो क्या है, 28 डेज है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन दैट अकर्स एट पुबर्टी, और पुबर्टी पे जो पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो समझ सकते हैं कि फीमेल ने रिप्रोडक्टिव फेज में एंटर कर लिया, तो इसको बोलते हैं मेनार्क। क्या कहते हैं इसको, मेनार्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन हर महीने होगा, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुएशन एक तरह से रिप्रोडक्टिव फेज की बिगिनिंग होती है। उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन लगभग 45 इयर्स की एज तक आता है, कुछ कुछ स्पेशल केसेस में 50 इयर्स तक भी कंटिन्यू कर जाता है, लेकिन रूल नहीं है, रेगुलेशन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नॉर्मल 45 इयर्स की एज तक ये मेंस्ट्रुएशन होता है। इसका मतलब जो फीमेल्स होती हैं वो 11-12 साल से लेकर के 45 साल की उम्र, 45 इयर्स की एज तक ही ओवम फॉर्मेशन उनकी बॉडी में होता है। दिस इज द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल्स। इससे पहले ओवम नहीं बनते, इसके बाद ओवम फॉर्मेशन रुक जाता है। तो एक बार ओवम फॉर्मेशन बंद हो गया तो मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाएगा, समझ में आ गया भाई। ऊपर जो एंटीरियर वॉल है वो पोषण जमा करना बंद कर देगी, ब्लड कैपिलरीज का टूट फूट नहीं होगा, तो मेंस्ट्रुएशन भी बंद हो जाएगा। तो ओव्यूलेशन या जो है oogenesis बंद होने के कारण, ओवम फॉर्मेशन बंद होने के साथ ही मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाता है। स्टॉप मतलब पॉज, रुक जाना, ठीक है। तो इसी को हम मेनोपॉज भी कहते हैं, समझ में आ गया। मेनार्क इज द ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, एंड मेनोपॉज इज द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एक बार मेनोपॉज हो गया तो इसका मतलब ओवम फॉर्मेशन विल स्टॉप एंड ओव्यूलेशन बंद हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट द फीमेल्स दे कैन नॉट कंसीव, मतलब वो फर्टिलाइजेशन संभव नहीं है क्योंकि ओवम में नहीं होगा, तो रिप्रोडक्शन एक्ट वहां पे बंद हो जाता है। फीमेल्स दे बिकम इनकेपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग आफ्टर दिस एज। तो ये होगी पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। तो फीमेल बॉडी के 3 फेजेस हो गए एज के। पहला प्री रिप्रोडक्टिव फेज 12 इयर्स से पहले तो 12 से 45 इयर्स की एज जो है बीच में वो है रिप्रोडक्टिव फेज, और उसके बाद आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। समझ में आ गया। तो ये था क्या, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है कि नहीं क्या। चलिए उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है ट्यूबेक्टोमी। ये क्या चीज है वो भी देख लेते हैं हम। नाउ फीमेल बॉडी में, जैसे मैंने मेल बॉडी में बताया था, एक सिंपल सी सर्जरी होती है, और उस सर्जरी के माध्यम से क्या है, हम वैसेक्टोमी जो मैंने बताया था, नसबंदी, जिसमें कि हम वास डिफरेंस को सर्जिकली सील कर लेते हैं जिससे कि स्पर्म पास आउट नहीं होते बॉडी से बाहर। इसी प्रकार से फीमेल बॉडी में एक सर्जरी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा कट ज्यादा लगाना पड़ता है बिकॉज ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन, ठीक है। सो इन फीमेल्स ये ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। तो फैलोपियन ट्यूब को सर्जिकली सील किया जाता है, ठीक है। इन फीमेल्स द ओविडक्ट में बी सर्जिकली सील्ड। ओविडक्ट को क्या करते हैं, सर्जिकली सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं एज ए बर्थ कंट्रोल मेजर, जिससे कि बर्थ कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ओवम फ्रॉम रीचिंग द यूटेरस। इससे क्या, ओवम जब फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट को सील कर दिया तो ओवम कभी भी रिलीज भी होगा, बनेगा, रिलीज होगा, ठीक है, ओव्यूलेशन सब होगा, बट वो यूटेरस में नहीं पहुंच पाएगा, उससे पहले डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, और इससे फिर फर्टिलाइजेशन का कोई चांस होता नहीं। ओवम और स्पर्म्स की मुलाकात ही नहीं होगी, वो मीट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है कि नहीं क्या।
देन उसके बाद एक और भी मेथड है, तो ये तो सर्जिकल मेथड है, परमानेंट मेथड, इसको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है। सर्जिकल मेथड के अलावा एक और मेथड है जो कि बैरियर मेथड कहलाता है। तो बैरियर का मतलब होता है बाधा, रुकावट, ये फिजिकल मेथड है। तो इससे भी फर्टिलाइजेशन को रोका जा सकता है, ठीक है कि नहीं का। अच्छा, कई बार क्या होती है हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ डिजीज है जो कि अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के माध्यम से फैल जाती है, जिनको हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कुछ मैं एग्जांपल्स नाम बता रहा हूं मैं। पहला है एड्स, अगला है जिनाइटल हर्पीज, उसके बाद आता है सिफाइलिस, गोनोरिया। ये कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो अनसेफ सेक्सुअल संपर्क कांटेक्ट से एक दूसरे में फैलता है, ठीक है। तो अभी क्या है, ये कुछ हमारे जो बैरियर मेथड में कुछ हमारे बैरियर से फिजिकल डिवाइसेस होते हैं जिनको यूज करने से क्या है हम क्या है इस प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। तो क्या है, इट इंक्लूड्स, तो सबसे पहला चीज देखो फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए एक और फीमेल्स क्या कर सकते हैं, आईयूसीडी का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये क्या है, आईयूसीडी, ये फुल फॉर्म है इसका इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा मतलब विद इन, यूटेराइन मतलब यूटेरस के अंदर इनको फिक्स किया जाता है। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, दो शब्द हैं, कॉन्ट्रासेप्शन एंड कंसेप्शन, फर्क समझेंगे। कॉन्ट्रासीव करना का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करना, रोकना, और कंसीव करना मतलब होता है फर्टिलाइजेशन अलाउ करके प्रेग्नेंट होना। समझ में आ गया। तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वो डिवाइस होती हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करने का काम करती है, रोकने का काम करती है। तो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, टी के जैसा स्ट्रक्चर होता है, दो विंग्स होते हैं इसको, और इसको यूटेरस में इस प्रकार से इंप्लांट किया जाता है कि इसका जो एक विंग होता है एक तरफ के ओविडक्ट में घुस जाता है, दूसरा विंग दूसरे तरफ के ओविडक्ट में घुस जाता है, और कुछ इसका कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लेसेंटा को कवर कर लेता है। तो टू वे प्रोटेक्शन देता है। तो होता क्या है, अभी अगर स्पर्म बॉडी में इजैकुलेट भी हुए मेल के द्वारा, वो स्पर्म्स ट्रेवल करके फर्टिलाइज भी हो गए, तो ओवम इतना बड़ा होता है कि ओवम क्या है, इन विंग्स के कारण वो बाहर निकल करके कहां तक नहीं आएगा, यूटेरस में प्रवेश नहीं कर पाता। तो ओवम को बाहर निकलने से रोकते हैं इसके विंग्स, कॉपर्टी, ठीक है। तो जब तक हमको क्या है फर्टिलाइजेशन रोकना है, जब तक फीमेल कंसीव करना नहीं चाहती, तब तक क्या है इसको कॉपर्टी को फीमेल बॉडी में यूटेरस में इंप्लांट कर दिया जाता है, और जब चाहिए इसको हम बॉडी से बाहर भी निकाल सकते हैं। तो रिवर्सिबल मेथड है, ठीक है। और इसी प्रकार से कॉपर लूप भी होता है, ठीक है कि नहीं का। तो ये दोनों क्या होती है, फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करती है। और मान लो गलती से फर्टिलाइजेशन हो भी गया, यूटेरस से बाहर आ भी गया, कौन, एम्ब्रियो या जो जाइगोट है, ये जो डेवलपिंग बॉल है, ब्लास्टोला स्टेज में बाहर आ भी गई, तो वो प्लेसेंटा को भी कवर करके रखता है, तो प्लेसेंटा पे चिपकने का कोई सवाल नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या है कि ये फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करती है। लेकिन एक बात जरूरी है कि कॉपर टी जो होता है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के स्प्रेड को नहीं रोकती है। तो अगर हमको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से बचना है, तो जो मेल्स हैं दे शुड कवर देयर पेनिस विद कॉन्डोम, या फिर फीमेल कॉन्डोम्स भी आते हैं। सेक्सुअल एक्ट के दौरान इनका यूज करने से क्या होती है, स्पर्म इजैकुलेशन को रोका जा सकता है फीमेल बॉडी में, और इससे क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी क्या है बचाव हो जाता है। जबकि कॉपर टी से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है उससे बचाव नहीं होता है, डिजीज स्प्रेड हो सकती है। तो नॉर्मली जो मेल और फीमेल है उसको अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना चाहिए, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को इससे अवॉइड किया जा सकता है, ठीक है। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए उसका हम देखेंगे कि ये जो दो सेक्स हॉर्मोन्स है कौन कौन से, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, इसके कारण जो फीमेल बॉडी है उसमें पुबर्टी के समय क्या क्या कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। तो देखो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल्स दैट इज गर्ल्स, द चेंजेस दैट अकर इन द फीमेल बॉडी में जो भी बदलाव आते हैं कब, एट पुबर्टी, आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इन्हीं को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर हो गया गैमेट फॉर्मेशन जो कि ओवरी में होता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बाहर से हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी कैरेक्टर पहले से बॉडी के अंदर है, उसको देखा नहीं जा सकता। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टर्स हैं। तो ये क्या क्या है, सबसे पहला ओवरीज दे बिकम फंक्शनल, ओवरीज फंक्शनल हो जाती हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। अब कैसे पता चलेगा एक्सटर्नल कि ओवरी ने गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया है, तो ये मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट से पता चलेगा। मेंस्ट्रुएशन वो गतिविधि है जब सिग्नल मिलता है कि ओवरीज फंक्शनल हो गई है, ठीक है। सो ओवरीज दे बिकम फंक्शनल एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। तो ओवरीज जब गैमेट बनाना चालू कर देंगे, ओव्यूलेशन भी होगा, तो इसका मतलब फिर मेंस्ट्रुएशन भी होगा फर्टिलाइजेशन के एब्सेंस में। तो देखो ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड द मेंस्ट्रुएशन आल्सो स्टार्ट्स। अच्छा बच्चों एक और चीज मैं बता दूं, मेंस्ट्रुएशन मैंने बताया था कि हर महीने होगा, लेकिन मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, सपोज फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो इम्प्लांट हो गया प्लेसेंटा में, और इस एम्ब्रियो को कंप्लीट डेवलपमेंट होने के लिए यूटेरस में 281 डेज का समय लगेगा। उन 281 डेज के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। समझ में आ गया? उन 281 डेज के दौरान, क्योंकि और उसको नरिशमेंट देने की जरूरत ही नहीं, पता है, क्योंकि यूटेरस जो होता है वो सिर्फ एक ही एम्ब्रियो को डेवलप करती है एक समय में।
तो उसके बाद जो पूरा जो डेवलपमेंट का टाइम है 281 डेज का जेस्टेशन पीरियड है, उसके दौरान मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है। और एक बार बर्थ प्रोसेस पूरा हुआ, बर्थ के बाद में अगेन द मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, वो स्टार्ट हो जाती है, पीरियड स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है, याद रखेंगे इसको। तो ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा पुबर्टी पे। देन उसके बाद ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो कुछ हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी में, जिसके कारण जो है छाती का उभार आ जाएगा, ब्रेस्ट डेवलप, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो बर्थ के बाद में यंग वन को जो लैक्टेशन मिल्क फॉर्मेशन होगा इसमें, तो मिल्क से फीड करना जरूरी है, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा फीमेल्स में। एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर, और हेयर डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं अंडर द आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आसपास है जो अंडर आर्म्स है, वहां पे हेयर का डेवलपमेंट ये स्टार्ट हो जाता है फीमेल बॉडी में पुबर्टी के दौरान। देन उसके बाद लोअर रीजन बिलो द वेस्ट, वेस्ट रीजन कमर के नीचे का जो हिस्सा है, इट स्टार्ट्स ब्रॉडनिंग, वो क्या होता है, ब्रॉड चौड़ा होने लगता है, एंड द बॉडी स्टार्ट्स बिकमिंग कर्वी, एंड बॉडी में कर्व्स डेवलप होने लगते हैं। समझा क्या कि नहीं क्या, बॉडी में कर्व्स डेवलप होने लगते हैं, हिप रीजन ब्रॉड हो जाता है, ठीक है कि नहीं क्या, एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद सिबेशियस ग्लैंड्स, मैंने बताया था स्किन के अंदर जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, सेबम ग्लैंड्स होती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं, और इसके कारण कई बार पिंपल्स वगैरह की परेशानी उसे भी गुजरना पड़ता है गर्ल्स को। देन उसके बाद फिगर कॉन्शियसनेस इंक्रीजेस, और अपने फिगर के बारे में जो जागरूकता होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। पर्सन या जो फीमेल्स हैं सोचने लगते हैं कि हम अच्छे दिखें, ठीक है, तो बहुत ज्यादा समय फीमेल जो होती है वो मिरर के सामने बिताने लगते हैं। ठीक है, फिगर कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है किसके अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है कि नहीं क्या, तो बच्चों ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो आप लोगों इसको अच्छे से पूरा एंड तक देखेंगे, टॉपिक अच्छे से समझेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, छोटे छोटे मार्क के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको अच्छे से समझ के तैयार करेंगे टॉपिक को, एंड देन उसको नोटबुक में नोट करेंगे। आई होप आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, सो इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, एंड देन उसके बाद एक और सिस्टम रह जाएगा द एंडोक्राइन सिस्टम, द हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।